स्वागत है आप सबका। फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बायोलॉजी का पार्ट सेकंड डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। पार्ट सेकंड डिस्कशन करेंगे। कल हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं, अलग अलग थ्योरीज़ थे अलग अलग टाइम पे, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स थ्योरी क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, किसने इसको रिप्रेजेंट किया था, किसने इसका डिमॉन्स्ट्रेट किया था, सबके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है। गोल्गी बॉडी होता है या गोल्गी ऑपरेटस इसको बोल सकते हैं हम, एपरेटस बोल सकते हैं इसको हम। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियस होता है। आरएनए डीएनए होता है। आरएनए सेल वॉल होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एटसेट्रा। और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये होता क्या है? इट इज़ द और सेल मेम्ब्रेन इज द outermost covering of the cell that जो कि separate the contents from which सेल के कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज टू, या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर मैं कभी भी सेल मेम्ब्रेन बोलूँ और इसकी जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नाउ हम ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है किसके लिए, या परमिट करता है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल।
ठीक है, मतलब यही अलाउ करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ आ सकती है और सेल के बाहर कौन सी चीज़ जा सकती है, क्योंकि ये जो सेल होता है इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें, फ्लूइड्स वगैरह, जो भी ऑर्गेनेल्स मैंने अभी आपको मेंशन करा है वो सब इसमें भरे रहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है यही डिसाइड करती है कि इससे बाहर क्या जाएगा और इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं इसको वर्ड्स में हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप साथ में ही नोट्स बनाते चलें। इस वजह से मैं सारे टॉपिक्स को, सारे कंटेंट्स को साथ में ही लिखती चल रही हूँ, ताकि आप आराम से एक नोट्स बना लें। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था ये था कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। ठीक, ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, ये जो उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोले या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये सिर्फ इसी के लिए परमिट नहीं करता कि कौन से सब्सटेंस या कौन से मटेरियल अंदर आएंगे या कौन से मटेरियल बाहर जाएंगे, बट इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये कुछ मटेरियल्स के जो मूवमेंट होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है, उस पर भी इसकी पकड़ होती है कि उसका मूवमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इसको भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं। इट इज़ ऑल्सो prevent the movement of some other material it is also prevent the movement of some other materials। ठीक है फ्रेंड, The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। अब चूंकि ये क्या कर रहा है कि ये डिसाइड कर रहा है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी सेल के अंदर से। इवन इट इज़ प्रिवेंट सम मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स ऑल्सो। तो क्या वह बहुत सेलेक्टिव हो गया, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ called as a selective permeable membrane। मतलब अगर हम एक ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसके 3 नाम हो गए। एक तो इटसेल्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वी कैन से इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, अब हम ये देखते हैं कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। ठीक है, कि कैसे इस सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो कैसे अपना जगह लेता है, कैसे इट इज़ हैपन इन द सेल। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें थैलेकॉइड्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कैसे सेल के अंदर रह पाती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हाउ डज the movement of substances take
प्लेस इनटू सेल। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है। और दूसरा, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। दूसरा ये बनता है कि हाउ डू substances move out of the cell। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे ये मूवमेंट होता है सब्सटेंस का सेल के अंदर और कैसे मूव आउट करते हैं सेल से, ये दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। मान लीजिए कि हम कार्बन, क्योंकि सेल के अंदर तो ये भी है, हम एग्जांपल लेते हैं कि सेल के अंदर कह रहे हैं, मतलब इसका भी तो नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो नीड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कैसे हम इसको मूव आउट या मूव इन के बारे में हम इसको डिस्कशन करते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो वी कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड और हम ले सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक, और ये क्या होता है, इट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, कार्बन, अरे हमारी बॉडी जो होती है हम क्या करते हैं, इनटेक इनहेल वाली प्रोसेस होती है हमारे अंदर। और हम सब जानते हैं कि वी ऑल आर मेड फ्रॉम द सेल्स, बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल। ओके फ्रेंड, तो क्या होता है, ये हमारा एक्सहेल और इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता रहता है। तो कोई तो प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इनका गो आउट और गो इन होता होगा, कम इन एंड गो आउट इनका होता होगा, जिसको हम, अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस में कहें तो इसको एक्सहेल और इसको इनहेल बोलते हैं। तो क्या क्या कहते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो क्या क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, दे मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, across the cell membrane by a process, एक प्रोसेस के थ्रू ये सब होता है। ये सब आपको पता होगा, बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। और ये रिकॉल करने में मुश्किल से 10 डेज लगेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना जो पीसीएस का पेपर है उसको लेंगे, उसमें जो भी कंटेंट्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से हम अपना सारा जो पीसीएस का सिलेबस है उसको हम पूरा कर लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, बिलीव मी फ्रेंड, हम उसको इन टाइम हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं जिसको हमको रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो द मूव अक्रॉस, ये द मूवमेंट ऑफ, ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस हमने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिया है। तो द मूवमेंट ऑफ these substance across the cell membrane by a process, the process known as, आप सबको मालूम होगा क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन क्या हुआ, ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ भी इसको देखेंगे कि जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है। तो डिफ्यूजन को अगर हम देखें तो क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रेंड। क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का। और वो भी कैसे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी कैसे, फ्रॉम high region to low region। और ये रीजन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ये रीजन क्या है, द रीजन इज बिलोंग टू कंसेंट्रेशन, जिसको हम हिंदी में सांद्रता भी बोलते हैं। जो लिक्विड
ज़्यादा गाढ़ा होता है उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होती है, जो लिक्विड कम गाढ़ा होता है उसकी सांद्रता उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता क्या है कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। ठीक है, वो भी किसी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के बीच में। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफ्यूज। लेकिन sometime similar to this happen in cell when some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and required to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell in the cell's external environment. ठीक है, कहने का ये मतलब है कि when we talk about the carbon dioxide, तो होता क्या, कैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कैसे डिफ्यूजन वर्क करता है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द क्या है, वेस्ट मटेरियल ऑफ, क्या है, ये एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर वेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तभी जाके ये बाहर निकलता है। कैसे, द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, क्योंकि ये जो एज ए वेस्ट जब निकलता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर होता है तो ये इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है। और जो सेल का बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ये तो इनसाइड होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट कंसंट्रेशन, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं, तो क्या होता है, जो आउटर एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट, जो आउटर एनवायरनमेंट होता है ऑफ द सेल, वो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन लो होता है। तो जो बाहर का जो ये सेल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमको इज आउट करना है, इसको हमको बाहर करना है, क्योंकि ये बाहर होता है, क्योंकि ये इट इज़ वर्क एज अ वेस्ट मटेरियल। और ये जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस देखेंगे, तब वहाँ पे जब हम लंग का प्रोसेस देखेंगे, लंग का फंक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभी फिलहाल में सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है। लेकिन ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है सेल का, उसका कंसंट्रेशन जो है वो लो है। तो क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि हाई, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है, कैसे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इस वजह से क्या होता है, ये बाहर निकल आता है। और होता क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में होता है, ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, the diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and the external environment. ठीक है, वाटर के केस में भी अगर हम बात करते हैं, वाटर के केस में भी, इन वाटर, तो वाटर इज ऑल्सो ओबे what? The law of diffusion. ओके, इसमें भी क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास आउट करते हैं। जो वाटर होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसके थ्रू ही ये क्या करते हैं, इनका मूवमेंट होता है। ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनके थ्रू ही इनका सेल के अंदर मूवमेंट होता है। इट मीन्स वाटर इज ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब सेल के अंदर एक और प्रोसेस होती है, एज सिमिलर टू डिफ्यूजन, एक और प्रोसेस होती है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं।
ऑस्मोसिस भी क्या होता है? ऑस्मोसिस में भी वही होता है, मूवमेंट होता है सॉल्यूशन का या फ्लूइड का, क्या? टू हाई कंसंट्रेटेड solution to low concentrated solution। लेकिन इसमें भी हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बीच में मोमेंट होता है, बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि ये तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि केमिस्ट्री में भी ये सब होता है, इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों साम्य अवस्था में आ जाता है, एकदम बराबर की अवस्था में आ जाता है, तब तक ये मोमेंट होता रहता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंट इज हैपन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टिल equilibrium is reached। equilibrium is reached। ठीक है फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, सम एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल्स का डिस्कशन कर लें तो यूनिसेलुलर सेल का जानते हैं कि यूनिसेलुलर सेल होता है, जो सेल होता है वो दो तरीके का होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, ये सब जब हम अभी तो हम फिलहाल में कॉमन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जूलॉजी भी है और बॉटनी भी, लेकिन जब हम 2-3 दिन के लेक्चर के बाद जब हम डिवाइड करेंगे, बॉटनी अलग हो जाएगा और जूलॉजी अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे जब हम किंगडम देखेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑस्मोसिस का एग्जांपल ले तो जो यूनिसेलुलर होता है वो यूनिसेलुलर जो फ्रेश ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले ले या फिर बहुत सारे से प्लांट्स के सेल्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल tends to gain water through osmosis। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो प्लांट सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं वो वाटर कैसे गेन करते हैं, तो उसका आंसर होगा ऑस्मोसिस, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम सब जानते हैं, अमीबा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे के ऑर्गेनेल्स देखेंगे, आगे के प्रोसेस देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।